हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 11th में यूनिट सेकंड हमारे पास होती है काइनेमेटिक्स। उस यूनिट सेकंड का एक सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, विच इज मोशन इन ए प्लेन। फर्स्ट पार्ट मोशन इन वन डायमेंशन है, सेकंड पार्ट मोशन इन ए प्लेन यानी कि मोशन इन टू डायमेंशन। इसके अंदर हमारे पास टू डायमेंशन की स्टडी आएगी, वेक्टर्स की स्टडी आएगी, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हमारे पास आएगा क्लास 11 फिजिक्स में, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है जी, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको इस चैनल पे हमको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं शुरू हमारा जो चैप्टर है उसके जो कंटेंट्स हैं, पढ़ते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम क्योंकि वेक्टर्स के बारे में करने जा रहे हैं, तो आपके पास ये जो वेक्टर्स होते हैं ये क्या होता है, इनको किस तरह से हम यूज करते हैं या इनका यूज क्या। फिजिक्स के अंदर दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर यू कैन से प्रॉपर्टी, हम उनको दो तरह की कैटेगरी में रखते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। हम इनके एग्जांपल से इनको समझ सकते हैं। स्केलर्स जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में आती है, जैसे हमारे पास किसी भी तरह का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस हमारे पास कोई भी लेंथ आ जाती है, ब्रेड्थ आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, मास, टाइम, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर में आ जाओ तो इधर स्पीड होता है, वेलोसिटी के बाद हमारे पास आता है एक्सीलरेशन, ठीक है। ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना हो तो हमने दो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना हो तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तब हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं। उसके बाद जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं एक एरो का। एरो से हम वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, और एक और तरह का यूनिट वेक्टर भी, एक और तरह का वेक्टर भी हमारे पास आता है जिसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले इसमें हमारे पास बेटा आ रहा है इक्वल वेक्टर्स क्या क्या होते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन के लिए हम एरो को एक ही डायरेक्शन में डिनोट कर देंगे, और मैग्नीट्यूड का मतलब हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। जैसे कोई वेक्टर है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड होगी इसकी लेंथ और डायरेक्शन होगी राइट साइड पे। इसी तरह से दूसरा वेक्टर आ गया साइड में, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम होगी, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। हो सकता है इन दोनों का जो अपना वैल्यूज है वो अलग अलग हो, एक को हमने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को बी वेक्टर से, बट दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन या यू कैन से एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, और साथ में इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस वजह से हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर हमारे पास ये है, टू इक्वल वेक्टर है, दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर था दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन और वो पैरेलल है, ठीक है, वो इक्वल वेक्टर हो गए दोनों। नेगेटिव वेक्टर में सपोज एक वेक्टर आपके पास इस तरह से है, ठीक है, आपने इसके अपोजिट एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड का यानी कि सेम लेंथ का, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं एक वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी, जो सेकंड वेक्टर है उसका आ गया, ये नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। ये कुछ मेन से वेक्टर है जो हमारे पास आ सकते हैं। यूनिट वेक्टर, अब बेटा यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी वेक्टर से आ सकता है। यूनिट वेक्टर की अपने आप कोई क्या लो उसकी हैसियत नहीं है, अपने आप ये नहीं आएगा। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर से रिप्रेजेंट हो सकता है। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे ए वेक्टर, मैं इस ए वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, तो अगर मैं इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरह से लूं और डायरेक्शन किस तरह से इसमें लेंगे हम जिससे यूनिट वेक्टर बनेगा। सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, अब जो वेक्टर है उसमें दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों हमारे पास आना चाहिए। लेकिन अगर इस वेक्टर को हम ऐसा ले कि इसका मैग्नीट्यूड जो है हम 1 ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो भी हो वो नहीं लेते, इसका मैग्नीट्यूड 1 कंसीडर कर लेते हैं, और जो डायरेक्शन है इसकी वही ले लेते हैं जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर एक्ट कर रहा था, तो इस ए वेक्टर से हमने ले ली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं लिया। तो अगर हम सिर्फ डायरेक्शन लेके एक वेक्टर बनाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं।
आया या किससे, वेक्टर से, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने लेनी है। एक वेक्टर से लिया मैंने, एक ऐसा वेक्टर लिया जिसका सिर्फ डायरेक्शन ले ली जिसकी सिर्फ, और मैग्नीट्यूड उसका मैंने 1 ले लिया, उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ये आएगा कैसे, इसको रिप्रेजेंट तो ए कैप से कर दिया मैंने, लेकिन ये आता ऐसे है, अगर हम ए कैप निकालना चाहते हैं तो ऐसे आएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बचती है वो उसकी डायरेक्शन है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं, देखना मैं लिखता हूं यहाँ पे कोई एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये किसी वेक्टर से आना है, उस वेक्टर में दोनों आपके पास टर्म है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीट्यूड और साथ में लिखी मैंने डायरेक्शन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैंने जब किया इसको तो मैंने किया ओनली मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो बचा एंड में दैट इज ओनली डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड इसका 1 हो सकता है, मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है, तो जो यूनिट वेक्टर मेरे पास बचा एंड में दैट इज ओनली डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। हमारे पास 3 तरह के यूनिट वेक्टर ऐसे भी होते हैं जो तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 तरह की एक्सिस होती हैं हमारे पास, 3 तरह की एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप का यूज करते हैं, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जे कैप का यूज करते हैं, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के एक्सिस का सॉरी जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप का यूज करते हैं। तो आई, जे एंड के, these are the unit vector along x axis, y axis and z axis respectively। तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिससे डायरेक्शन पता चलती है ना। किसी के साथ आई कैप गिवन हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, किसी के साथ जे गिवन हो, जे कैप गिवन हो तो आपको पता चल जाएगा ये वाई एक्सिस के अलोंग है, किसी के साथ के कैप गिवन हो तो आपको पता चल जाएगा ये जेड एक्सिस के अलोंग है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो यूजेबल है, कई तरह के क्वेश्चंस में यूज होती है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना है, देखो वेक्टर को एडिशन करना हो, वेक्टर को सब्ट्रैक्शन, वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो उसके लिए आप सिंपल मेथड्स का यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल तरह के मेथड लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा जी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको क्या समझना है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की 3 साइड होती है, इस ट्रायंगल की 2 साइड से 2 वेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं आपको, जिनको आपने ऐड करना है, जिनकी एडिशन करनी है। सपोज यहाँ पे नीचे एक वेक्टर आ रहा है, इस ट्रायंगल का जो बेस था वो मैंने ले लिया एक ए वेक्टर है, तो जहां पे ये वेक्टर एंड हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होके एक और जगह पे एंड हो गया ऊपर जाके, तो ये दोनों वेक्टर इस तरह से हुए। इन दोनों वेक्टर का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होने का मतलब जहां पे पहला वेक्टर एंड हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों वेक्टर का ऑर्डर सेम हो गया। इन दोनों वेक्टर की जो एडिशन होगी और एडिशन करके जो रिजल्ट बनना चाहिए दैट विल बी द थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर यानी कि जो थर्ड साइड है वो तीसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी जो इन दोनों की एडिशन से आएगा। a प्लस बी को अगर ऐड कर दें दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। लेकिन मेन पॉइंट आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है जिन दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में लिया गया है उन दोनों का रिजल्टेंट जो थर्ड साइड होगी उसका ऑर्डर बाकी दोनों से अपोजिट होगा। अपोजिट होने का मतलब जो आर वेक्टर है वो वहां पे एंड होगा जहां पे बी एंड हो रहा है, तो आर वेक्टर यहीं पे एंड होगा जहां पे बी एंड हो रहा है। इन तीनों वेक्टर में से दो का ऑर्डर सेम है और एक का ऑर्डर अपोजिट है, जिनका ऑर्डर सेम है वो दोनों वेक्टर हैं, जिसका ऑर्डर अपोजिट है वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, इसको आप याद रखें, ठीक है जी। तो ये जनरल हमारे पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब इसको एनालिटिकली ट्रीटमेंट इसका एक हम करते हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या होता है कि सम टाइम हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल गिवन होता है, अगर उस एंगल का यूज करके हमें रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो कैसे किया जाए। सेम मेथड लेंगे जो भी हमारे पास था, मतलब सेम ट्रायंगल लेंगे लेकिन मेथड थोड़ा बदल जाएगा। तो यहाँ पे एक वेक्टर आ गया, सपोज हमारे पास ए वेक्टर, और एक इधर वेक्टर आ गया हमारे पास बी वेक्टर, इन दोनों का ऑर्डर आपके पास सेम हो गया, ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट हो गया, इसका इस तरह से डायरेक्शन आ गई, ऑर्डर अपोजिट हो गया। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दो साइड बनाई है वो एक परपेंडिकुलर और एक बेस मैंने यहाँ पे बनाया है,
जिसका यहाँ पे यूज होगा। तो इसको नेम दे देते हैं, सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज एस और दिस इज टी। इसको यहाँ पे यूज करेंगे। अब करना क्या है, आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का एक ऐसा मेथड निकालना है जहां पे आपके पास एंगल आए। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पीटीएस जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस पीटी स्क्वायर और आपके पास बेस है आ जाएगा पी एच स्क्वायर, ठीक है। और इधर आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा टी एच स्क्वायर। जो पी एस है आपके पास वो मिलकर बना है पी क्यू प्लस क्यू एस से, डायग्राम में आप देखते रहिए साथ में, प्लस आपके पास आ जाएगी टी एस स्क्वायर, ठीक है। पीटी आपके पास हाइपोटेनस था, पी एस जो है वो बेस है, टी एस परपेंडिकुलर है, पी एस पी क्यू प्लस क्यू एस बन गया। आफ्टर दैट इस ट्रायंगल में आपके पास जो डिफरेंट कुछ साइड है उनकी कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज इनकी इनकी जो आपके पास है, जैसे ये पी क्यू है, इस पी क्यू वेक्टर की वैल्यू आपके पास ए है। उसके बाद आप क्यू टी की वैल्यू आपके पास गिवन है, दिस इज क्यू टी, ये थीटा नहीं है, याद रखना आपने। क्यू टू की वैल्यू आपके पास बी है, और एक जो थर्ड है विच इज रिजल्टेंट पी टी, उसकी वैल्यू आपके पास आर वेक्टर है। तो जो आपके पास राइट साइड पे इक्वेशन बनी है अभी, उसके अंदर पी टी की वैल्यू है, उसमें आप पी क्यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। क्यू एस और टी एस की वैल्यू आपके पास प्रेजेंट नहीं है। इस इक्वेशन को आप लेट कर लेते हैं वन, और अभी इन वैल्यूज जो आपके पास नहीं है, जिनकी वैल्यूज, उनको कैसे निकालते हैं उसको आपने देखना है। तो आपने ये ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल क्यू टी एस। इस ट्रायंगल में से, क्यू टी एस ट्रायंगल में से आपको ये वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक एंगल लेते हैं थीटा। तो ट्रायंगल क्यू टू एस में से सबसे पहले मैं क्यू एस निकालना चाहता हूँ, विच इज अवर बेस। क्यू एस का रिलेशन हम क्यू टी के साथ लेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आपके पास कोस थीटा हो जाता है। क्यू एस निकालेंगे, दैट विल बी क्यू टी कोस थीटा, और क्यू एस निकालेंगे, क्यू टी की वैल्यू बी है, ये बन जाएगा आपके पास बी कोस थीटा, ठीक है। ये क्यू एस की वैल्यू आ गई। एक टी एस की वैल्यू नहीं थी तो टी एस भी निकाल लेते हैं यहाँ से। टी एस अपॉन अगेन क्यू टी के साथ रिलेशन लेंगे इसका, ये बन जाएगा साइन थीटा। टी एस इक्वल्स टू क्यू टी साइन थीटा, क्यू टी की वैल्यू आपके पास बी है, तो जो टी एस है दैट विल बी बी साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू, एक क्यू एस यहाँ से आ गया, एक टी एस यहाँ से आ गया, और पी क्यू की वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दें। पीटी की जो वैल्यू है वो भी पुट कर दें, सारी वैल्यू पुट करें, तो आपके पास ये बन जाएगा दैट ए स्क्वेयर इक्वल्स टू पी क्यू इज, सॉरी ये पीटी आपके पास आर है, पीटी जो है वो आर है, दिस इज आर रिजल्टेंट। आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस थीटा, क्यू एस की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस टी एस की वैल्यू आपके पास बी साइन थीटा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा हो जाएगा, प्लस आपके पास हो गया ये बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल है आपके पास 90 डिग्री का था, तो इन दोनों में अगर आप चाहें तो बी स्क्वेयर आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा एंड में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है जी। तो ये आर का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया, क्योंकि इसमें हमने सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिया है। लेकिन ट्रायंगल लॉ में इसके साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है। डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ए और आर के बीच में कोई एंगल लेट करते हैं, सपोज बीटा, ये एंगल आपको यहाँ पे निकालना होता है। तो ये एंगल के लिए आप यहाँ पे टेंजेंट बीटा निकालेंगे, ये डायरेक्शन के लिए हो रहा है, दिस इज फॉर डायरेक्शन। तो टेन बीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर कौन बेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर टी एस है, बेस आपके पास पी एस है, ऊपर आपके पास टी एस आ गया, नीचे पी एस आ गया। जो पी एस है अगेन दो वैल्यू से मिलकर बना है, ये आपके पास पी एस जो है पी क्यू प्लस क्यू एस है, पी क्यू प्लस क्यू एस, ठीक है। आपके पास जो भी वैल्यूज अभी आई थी उनको यहाँ पे पुट कर दें। टी एस आपके पास बी साइन थीटा है, अपॉन पी क्यू आपके पास ए है, क्यू एस इज बी कोस थीटा। तो ये आपके पास टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई, विच इज द डायरेक्शन और द एंगल रिजल्टेंट एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, यही उसकी डायरेक्शन होती है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो अगर आपके पास दो वेक्टर के बीच में कोई एंगल गिवन है, जैसे यहाँ थीटा गिवन था ए और बी के बिटवीन, एक्सटर्नली एंगल था, बाहर वाला एंगल था, एक्सटीरियर एंगल था, तो उसकी फॉर्म में कैसे आपके पास रिजल्टेंट बनता है वो आ गया। आफ्टर दैट ये हमारे पास है बेटा पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ था जिसमें, ट्रायंगल लॉ था जिसके अंदर आपके पास थ्री साइड आती है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट थर्ड साइड बन जाती है। पैरेललोग्राम लॉ में आपको कैसे समझना है, पैरेललोग्राम लॉ में
अगेन आपके पास दो वेक्टर है जिनका आप एडिशन करना चाहते हैं। एक वेक्टर आपके पास ये हो गया जो बेस आ गया यहाँ पे, एक वेक्टर आपके पास ये वाली साइड आ गई, इसको आपने बी वेक्टर नाम दे दिया। दीज टू वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, एडिशन करके जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज द डायगोनल। जो डायगोनल है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जहां से ये दोनों वेक्टर ड्रॉ हुए हैं, ये वेक्टर इस पॉइंट से ड्रॉ है, सपोज ओ नाम दे दो, पी नाम दे दो, कुछ नाम दे सकते हो आपको इसको। तो आपने ये ओ नाम दिया, ओ से वेक्टर ड्रॉ हो रहे हैं सारे के सारे। तो ओ से वेक्टर ड्रॉ हुआ ए, ओ से वेक्टर ड्रॉ हुआ बी, ओ से ही वेक्टर ड्रॉ हुआ आर। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए बी एंड आर दो वेक्टर, उनका रिजल्टेंट ये तीनों एक ही पॉइंट से ड्रॉ होने चाहिए। और ये दो जो वेक्टर थे ए और बी, ये एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, और आर जो है वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लो क्या होगा, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम then the resultant is represented by the diagonal of that parallelogram। लेकिन these three vectors are drawn from the same point, ये तीनों के तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट जो मेथड है, अगेन एनालिटिकल मेथड है, ट्रीटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का। इसमें भी आपने सेम जैसे ऊपर एंगल की फॉर्म में किया वैसा करना है, और इसमें जैसे रिजल्टेंट निकाला था वैसे ही रिजल्टेंट निकालेंगे। नेम दे देते हैं, सपोज यहाँ पे ये नेम आ जाएगा हमारे पास P, ये आपके पास नाम आ गया Q। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर हो गया A, उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा वेक्टर हो गया B। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होते हैं, तो आपने लेफ्ट साइड को अगर B लिया है तो राइट साइड को भी B ले लें, दिस इज B वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ये जो था पॉइंट, इसको आप S ले ले, इस पॉइंट को आपने T ले लेना है, इसको आपने O ले लेना है। ठीक है, आफ्टर दैट ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल का एंगल बन गया, ये एंगल हो गया थीटा, ए और बी के बीच में एंगल यहाँ पे थीटा हो गया, इंटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और उसके बाद ये रिजल्टेंट है आर, जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर और ए के बीच में एंगल ले लेते हैं यहाँ पे बीटा। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट जो करना है, इसकी जो आपने डेरिवेशन करनी है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी जैसे आपके पास ट्रायंगल लॉ की थी। मैंने जो साइड्स ली है ना वो ऐसे ही उसी नाम से ली है जैसे ट्रायंगल लॉ में है। आपके पास पी क्यू एस नीचे आ रहा है और पी टी एक साइड आ रही है, क्यू टू इक्वल्स टू बी है। यहाँ पे भी ऐसे था, पी क्यू एस टी, पी क्यू इक्वल्स टू ए, और क्यू एस अलग से एक्सटेंडेड पार्ट था, क्यू टी हमारे पास बी था, और पी टी आर। तो यहाँ पे भी यही है, पी टी इक्वल्स टू आर है, साइड में हम लिख सकते हैं जो पी टी है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और पी क्यू रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर, क्यू टी रिप्रेजेंटिंग बी वेक्टर। यहां से सेम ट्रीटमेंट जो अभी हुआ है, अगर आपके पास पैरेललोग्राम लॉ की डेरिवेशन आती है तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ डायग्राम ट्रायंगल लॉ वाला नहीं बनाना, डायग्राम आप ये पैरेललोग्राम लॉ वाला बनाएंगे। ट्रीटमेंट जो है, मेथड जो है वो सेम फॉलो करेंगे, और एंड में जो आपके पास रिजल्ट बनेगा वो भी सेम बनेगा। इसका मीनिंग पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ का जो एंड वाला रिजल्ट है दैट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बना आपके पास, एक बार उस रिजल्टेंट का यूज करके देखते हैं किस तरह से है। एक आपके पास रिजल्टेंट बन गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ट्रायंगल लॉ का भी यही है, डेरिवेशन मैंने बता दी सेम है, इसको याद रखना और करना है, इसको करने की कोशिश करनी है। उसके बाद टेन बीटा आप निकालते हैं, वो आपके पास बन जाता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, अब ये आ गया, आपने क्या करना है, इसका यूज करना है, और किस तरह से यूज करना है, जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, सपोज दो वेक्टर है, उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है कि दो वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मैं फर्स्ट केस लेता हूं, यहाँ पे फर्स्ट केस लेता हूं, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास थीटा जो है वो 0 आ गया। अगर थीटा 0 आता है तो देखो रिजल्टेंट किस तरह से बनता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से ये जो राइट साइड पे है ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू ए प्लस बी बन गया। लेकिन ये था आपके पास रिजल्टेंट, इसका मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, पैरेलल हो, तो आप उन दोनों को सिंपल और सिंपल ऐड करेंगे उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए।
ठीक है, सेम डायरेक्शन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि these two vector पैरेलल या सेम डायरेक्शन, यहाँ पे ये वर्ड भी लिख सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में आपके पास एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप टेन बीटा भी निकालेंगे, यहाँ से टेन बीटा अगर आपको निकालना है, ये बन जाएगा बी साइन जीरो अपॉन ए प्लस बी कोस जीरो। नीचे तो कोस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, बट साइन जीरो जीरो होता है, तो टेन बीटा जो है वो जीरो आ जाएगा, बीटा जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर जा रहे थे। सपोज एक वेक्टर ऐसे जा रहा था, एक वेक्टर ऐसे जा रहा था, एक आपके पास ए है, आपके पास बी है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करके आपके पास जो रिजल्टेंट बना वो वेक्टर हो गया इस तरह से। तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम में अगर थीटा जीरो हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास थीटा जो है वो सपोज 90 डिग्री हो जाए या थीटा 180 डिग्री हो जाए, तो रिजल्टेंट कैसे बदलेगा? सेकंड पार्ट में हम ये ले लेते हैं, अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, थीटा 90 हो जाए, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है, आप इस रिजल्टेंट में ध्यान से देखिए, इस रिजल्टेंट में आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा 90 कोस 90 की वैल्यू 0, यानी कि 2ab विद मल्टीप्लाई विद 0, तो वो 0 हो गया। यानी कि जो रिजल्ट बनेगा ओनली एंड ओनली आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से अगर आर निकालेंगे वो बन जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर फिर यहाँ से अगर आपको टेन बीटा निकालना है, टेन बीटा, तो यहाँ पे बी साइन 90 आएगा अपॉन ए प्लस बी कोस 90 आएगा। कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो बीटा जो टेन बीटा है वो आपके पास बन जाएगा बी बाई ए। यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं। तो थीटा 90 पे ये केस बन गया, थीटा 0 पे ये केस बन गया। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है, अगर थर्ड पॉइंट इसका ले ले, सपोज थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, इफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी, दीज टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा आपने 180 ले लिया, एंटी पैरेलल हो गए, अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल, थीटा 180, परपेंडिकुलर थे तो थीटा 90 हो गया, पैरेलल थे थीटा 0 हो गया सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और ये आप याद रखेंगे, बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसा आता है कि एंगल गिवन होता है इस तरह से, सेम डायरेक्शन लिखा होता है, अपोजिट डायरेक्शन लिखा होता है, तो उसमें ये चीज आपको अप्लाई करनी है। जरूरी नहीं 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर आपको वेक्टर क्वांटिटीज, डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट निकालने के लिए यही मेथड अप्लाई करना होता है। इसको अच्छे से माइंड में रखें, बड़ा ज्यादा यूजेबल है। ठीक है, अगर थीटा 180 हो जाता है तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180, बेटा कोस 180 वैल्यू -1 होती है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। यहाँ से आर इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होने के बाद, तो यहाँ से आर इक्वल टू ए माइनस बी आ जाएगा। देखो, आप दो वेक्टर को एडिशन कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्चुअली में वो एडिशन नहीं होता, वो क्या बन जाता है, उनकी सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन आ जाती है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में गए तो माइनस हो गए, सेम डायरेक्शन में गए तो एडिशन हो गया, और 90 डिग्री पे हुए तो उसका रिजल्टेंट भी आपने देख लिया है। हाँ, इसमें जब टेन बीटा निकालोगे तो टेन बीटा फिर से बेटा आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन 180 पुट करोगे, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है जी, ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाती है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन। कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक वेक्टर के ऐसे दो कंपोनेंट करो, एक वेक्टर के ऐसे दो पार्ट करो जो रेक्टेंगुलर हो, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका यूज क्या होगा। इसका यूज होगा अगेन टू सोल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना, आपके पास एक वेक्टर एक्ट कर रहा है यहाँ पे ए, सपोज इसको आर वेक्टर ले लेते हैं बिकॉज इट इज लाइक रिजल्टेंट, ये आर वेक्टर है। ठीक है, ये 2 डायमेंशन के बीच में एक्ट कर रहा है, इधर आपके पास एक्स एक्सिस है, इधर आपके पास वाई एक्सिस है। लेट द एंगल ऑफ दिस वेक्टर विद द एक्स एक्सिस इज थीटा। इस आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल हो गया थीटा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी, यहाँ ये रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, इधर रेक्टेंगल बन जाएगी। एक बार आर वेक्टर जो है दोबारा से बना देते हैं। ये कंपोनेंट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास जो कंपोनेंट है ये अगेन आपके पास यूज होते हैं डिफरेंट तरह के रिजल्टेंट जो है वो फाइंड करने हो अगर आपको, तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया
ये आपने एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर दी और ये आपके पास आर वेक्टर था, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास आर है, ठीक है। तो इसके ना दो कंपोनेंट हुए, आर जो है उसके दो पार्ट बन सकते हैं क्योंकि वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक्ट कर रहे हैं। एक कंपोनेंट बनेगा उसका अलोंग एक्स एक्सिस, नाम दे दिया मैंने आर एक्स। एक कंपोनेंट बनेगा वाई एक्सिस के अलोंग, नाम दे दिया मैंने आर वाई। आर एक्स और आर वाई की वैल्यू कहां से आएगी? देखो हमारे पास ये ट्रायंगल जो नजर आ रही है ओ पी क्यू एंड एस, सपोज आप इसको ये नाम दिया आपने, और अब इसकी डेरिवेशन जो है, इसके जो स्टेप्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल लेनी है आपको, ट्रायंगल इज ओ पी क्यू, ट्रायंगल इज ओ पी क्यू। इस ओपी क्यू ट्रायंगल में से आप ओपी और ओक्यू का रिलेशन निकालें। ओपी आपके पास बेस बन जाएगा, ओक्यू आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है। ओपी की वैल्यू आपके पास आर एक्स है, डायग्राम में देख सकते हैं। ओक्यू की वैल्यू आपके पास आर है। तो ये जो कंपोनेंट है ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास बन गया आर एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो वो कंपोनेंट cos थीटा बन गया। इसी ट्रायंगल में से अगर आप पी क्यू निकालें, इसी ट्रायंगल में से पी क्यू निकालें, सेम ट्रायंगल में पी क्यू अपॉन ओ क्यू ले लेते हैं। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपके पास साइन थीटा हो जाता है। यहां से आप पी क्यू निकालें, पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब पी क्यू जो है वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल है, तो ओ एस जो है वो पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए। ओ एस ये है, पी क्यू ये है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओ एस का जो कंपोनेंट है या वैल्यू है वो आर वाई है, तो पी क्यू की वैल्यू भी होगी हमारे पास, सॉरी हमारे पास आर वाई होगी, ठीक है। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, तो ये आर वाई वैल्यू बन गई हमारे पास। तो यहां से जैसे ही इसकी कंपोनेंट निकालते हैं, पी क्यू आप आर वाई हो गया, ओ क्यू इसकी वैल्यू आप गिवन है आपके पास आर साइन थीटा, तो दोनों कंपोनेंट आ गए, आर एक्स भी आ गया और आर वाई भी आ गया। तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक cos थीटा होता है, एक साइन थीटा होता है, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो cos थीटा हो गया, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो साइन थीटा हो गया। यहां से अगर इन दोनों को स्केयर करके और ऐड कर देंगे आपस में, तो आर स्केयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर एक्स प्लस आर स्क्वेयर बाई जो है बन जाएगा। और ये सेम वही बन जाता है जिस तरह से अभी आपने वेक्टर निकाला है, एक वेक्टर के दो रिजल्टेंट है वो भी इसी फॉर्म में आए थे, ठीक है। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें आप, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आपके साथ आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, अपॉन आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर साइन थीटा आर वाई है अपॉन आर एक्स है, आर एक्स से आर कैंसिल, देन टेन थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। इस तरह से कंपोनेंट की रेशो आप निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकली यूज हो सकता है। आफ्टर दैट हमारे पास आ रहा है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। अभी हम एडिशन के बारे में कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन भी उसमें आ गया, अब आ गया वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले याद ये रखना है, सम टाइम आपके पास तकरीबन ऐसा आ जाता है कि एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जब एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, आप उसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होना चाहिए, जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है सपोज मास, आप उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो वी वेक्टर, जो रिजल्टेंट बनता है वो आपके पास बनेगा पी वेक्टर। लीनियर मोमेंटम वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है, तो एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें वो वेक्टर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, अब ये सोचने वाली बात है। देखो हमारे पास फिजिक्स के अंदर ना दोनों तरह की क्वांटिटीज है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज भी है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज भी है। इसका मतलब हो सकता है अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो स्केलर भी बन सकता है, आपके पास जो रिजल्ट है वो वेक्टर भी बन सकता है, ठीक है। अब ये जनरल सा है कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट कैन बी स्केलर, और एक वेक्टर को अगर आप दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें रिजल्टेंट कैन बी वेक्टर, तो ये दो तरह का प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, और इस वजह से ये दो तरह का प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लाई वेक्टर विद वेक्टर कैन बी स्केलर, मल्टीप्लाई वेक्टर विद वेक्टर कैन बी वेक्टर। तो दो तरह का प्रोडक्ट है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। और ये होता कैसे है, आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बन जाएगा ए बी कोस थीटा। लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन को आप दो तरीके से नोट कर सकते हैं, आपको दो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट शो करना है, तो मल्टीप्लीकेशन को भी आप अलग अलग तरीके से शो करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको याद ये रखना है कि जब आप
डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, अभी मैं बता देता हूँ। क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आपको स्केलर बनाना है, तो बीच में आप यहाँ पे लेंगे डॉट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब डॉट लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल इसका मीनिंग। और जो रिजल्टेंट बनता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से इसको ऐसा लिखा जाता है। तो ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो रिजल्टेंट स्केलर बनना चाहिए ए बी कोस थीटा। राइट साइड पे ए जो है ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी जो है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा इन दोनों के बीच में एंगल होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं? इसके एग्जांपल हमारे पास होते हैं वर्क, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके एग्जांपल होते हैं हमारे पास पावर, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। लिख देते हैं वर्क डन इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, पावर को लिख देते हैं पी वेक्टर, पी इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर हम यहाँ पे थीटा 0 डिग्री ले लेते हैं, दो वेक्टर हैं, दो पैरेलल है, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनना चाहिए? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्टेंट आपके पास ए बी बन जाएगा। ठीक है, अगर आप थीटा 90 ले लेते हैं, थीटा 90 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए बी कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, पैरेलल वेक्टर का मैक्सिमम हो गया। इन केस थीटा इक्वल्स टू 180 हो जाता है, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो आपके पास रिजल्टेंट बन जाएगा माइनस ए बी के साथ। हाँ, अब ये इस तरह से भी हमारे पास आ सकता है। तीन तरह के यूनिट वेक्टर भी हमने पढ़े, आई जे एंड के होते हैं, तो उसका किस तरह से होगा? सपोज आई वेक्टर है, जे वेक्टर है एंड के वेक्टर है, अगर इनका यूज करें तो अगर मैं आई डॉट आई करता हूं तो वो क्या बनना चाहिए? अगर मैं जे वेक्टर जो डॉट जे वेक्टर लेता हूं, के वेक्टर डॉट के वेक्टर लेता हूं, तो उनके रिजल्टेंट भी कुछ बनने चाहिए। देखें ध्यान से, जो आई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 आना चाहिए। तो बनेगा क्या? आप इसको इससे कंपेयर करना, जो अभी मैं लिख रहा हूं उससे कंपेयर करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इससे कंपेयर करना है। यहाँ पे इन दोनों की जगह आपको आई लेना है, तो राइट साइड पे जब जाते हैं तो ए जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे राइट साइड पे जब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे भी लिखने के लिए जो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए यानी कि 1, फिर दूसरे आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए यानी कि 1, क्योंकि यहाँ भी मैग्नीट्यूड आया था, और इधर एंगल होना चाहिए 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 बन गया। ऐसी जे डॉट जे करेंगे 1 बन जाएगा, के डॉट के करेंगे 1 बन जाएगा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आई, सॉरी क्रॉस नहीं, अभी इनको 90 पे ले लेते हैं, आई डॉट जे ले लेते हैं, आई डॉट जे या जे डॉट के ले लेते हैं, या के डॉट आई ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर में ले लिया, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, यानी कि ये 0 ये 0 आपके पास ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज और आती है, तो था आई डॉट आई, सेम वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। बट अगर कोई सिंपल वेक्टर है, मतलब वेक्टर ही है, यूनिट वेक्टर नहीं है, तो उसी वेक्टर का अपने साथ ही जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ले लेता हूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जब मैंने लिया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो बन गया ए बी cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 यानी कि बन गया ए बी। ठीक है, पैरेलल में, तो यहाँ पे ये पैरेलल है, ये भी बनना चाहिए ए cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो जो दो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो अच्छा खासा रिजल्ट दे जाता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाता है। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और इसको आप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर आप दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसके लिए ये करते हैं, एक वेक्टर आपके पास ये है, अब वेक्टर प्रोडक्ट जब लेना है तो जो डॉट है वो नहीं लेना होगा, बदल देंगे, बीच में हम रख देंगे क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर बनना चाहिए, सपोज वो वेक्टर बन गया मेरे पास सी। अब ये जो सी वेक्टर बना इसका अपना मैग्नीट्यूड होगा और इसकी अपनी डायरेक्शन भी होगी। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां से आएगी? इसकी डायरेक्शन होती है ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जहां पे एक्ट कर रहे हैं, सी वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब सिर्फ डायरेक्शन आएगी, मैग्नीट्यूड तो आ गया यहाँ पे ए बी साइन थीटा, तो जो परपेंडिकुलर है वो डायरेक्शन से आएगी, और डायरेक्शन के लिए हम जिस वेक्टर का यूज करते हैं ओनली डायरेक्शन के लिए दैट इज यूनिट वेक्टर।
तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लिया जाएगा वो हो जाएगा एन कैप। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे वेक्टर था, आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड आपने ले लिया ए बी साइन थीटा से, डायरेक्शन ले लिया आपने एन कैप से। ठीक है, एन कैप का मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू ए एंड बी, जहां पे ए और बी है उसके ऊपर नॉर्मल होगा यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से आपके पास बन गया। अब अगेन इसके जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या होंगे। इसका एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास होता है टॉर्क वेक्टर। जो टो वेक्टर होता है ये रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। आर डिस्टेंस होता है और एफ फोर्स होता है। ठीक है, एक और होता है एंगुलर मोमेंटम। ये एग्जांपल होता है, ये होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी लीनियर मोमेंटम होता है और आर जो है वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। ये दोनों एग्जांपल हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। अगेन अगर यहाँ पे एंगल की फॉर्म में रिजल्टेंट निकालना चाहे तो किस तरह से आएगा। तो अगर हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं 0 या 180, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 की वैल्यू सेम होती है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, हमारे पास हो जाएगा ए क्रॉस बी एन कैप ए बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होता है। यहीं से हम यूनिट वेक्टर का ले लेते हैं, यहीं से यूनिट वेक्टर का ले लेते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अगर आई क्रॉस आई ले 0, जे क्रॉस ले जे ले 0 और के क्रॉस के ले वो 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम थीटा 90 ले लेते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू एन कैप ए बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन कैप ए बी आ जाएगा, है ना। वेक्टर साथ में आ रहा है, डायरेक्शन आएगी। लेकिन अगर मैं ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो एन कैप नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे पास बन जाएगा ए बी। ठीक है, हाँ ये जरूर हमें पता चला कि ए क्रॉस बी जब इनका रिजल्टेंट लिया जाता है, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो भी डायरेक्शन जो होती है वो इनके रिजल्टेंट की आएगी। ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है यहाँ पे ए बी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन एन कैप से रिप्रेजेंट हो रही है जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहां से आपने समझना क्या है कि अगर आप यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आई को जे से करते हैं, जे को के से, के को आई से, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो इनका जो रिजल्ट बनेगा बनेगा तो वन ही, क्योंकि मैग्नीट्यूड है वन ही है इनका। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन जो याद रखनी है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप होता है। के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे, क्योंकि ये तीनों एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड, ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही है ये आई जे एंड के। जे क्रॉस के करेंगे वो हमारे पास आई कैप बन जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे वो हमारे पास जे कैप बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर एंगल लें तो एंगल के हिसाब से वैल्यू हमारे पास बदलती जाती है। ठीक है, ये जरूर याद रखना है कि जो वेक्टर का रिजल्टेंट आया वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अगेन मोशन इन टू डायमेंशन का एग्जांपल है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इसमें आपके पास दोनों तरह का मोशन आएगा। मोशन इन ए प्लेन, सॉरी, जो ये काइनेमेटिक्स यूनिट है, ये आपके पास दो तरह के मोशन से था, मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि स्ट्रेट लाइन, और दूसरा हमारे पास आ रहा है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन ए प्लेन में यानी कि मोशन इन टू डायमेंशन में आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल किसको बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप एक वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं यानी कि फेंकते हैं। आफ्टर दैट अपने आप वो मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। दो तरह का हमारे पास होता है, एक होता है अगर आप हॉरिजॉन्टल किसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, और एक होता है अर्थ के साथ किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। एग्जांपल है, जैसे अगर एक गन में से बुलेट फायर होती है, तो धीरे धीरे वो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण एट द एंड, हालांकि उसका पाथ बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, वो एक पर्टिकुलर छोटा सा अपना जो पाथ है, मतलब थोड़ा सा अपना पाथ जो है वो इस तरह से फॉलो करेगी, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी अपनी तरफ। ये तो हो गया कि आपने हॉरिजॉन्टली एक गन में से बुलेट को फायर किया है, आफ्टर दैट ग्रेविटी उसको धीरे धीरे नीचे लेके आई है। दूसरा एग्जांपल है जैसे जेवलिन थ्रो होता है। जेवलिन थ्रो का मतलब भाला फेंकना। जब भाला फेंका जाता है तो एंगुलर प्रोजेक्शन में फेंका जाता है, अर्थ के साथ एक एंगल बना के जाता है। एक फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक करता है, एंगुलर प्रोजेक्शन में जाता है। एक क्रिकेट प्लेयर जो है बैट से बॉल को हिट करता है, वो भी एंगुलर प्रोजेक्शन में जाता है। हालांकि एक बॉलर जो है जब वो बॉल को फेंकता है वो जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जाता है। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करना है, आफ्टर दैट वो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। ठीक है, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। तो मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिए,
तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपको याद रखना है, इसमें कुछ चीजें जो माइंड में रखेंगे जिनके ऊपर इनकी डेरिवेशन जो है वो बेस्ड है, वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट रिमेन कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि टू डायमेंशन है ना, दोनों हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली इफेक्ट करेगी, तो वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जब करते हैं हमारे पास आएगा बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया वो वेलोसिटी आपके पास होगी, लेट इट बी यू। जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया वो यू इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, जिस हाइट से आपने थ्रो किया उस प्रोजेक्टाइल को, उस हाइट को हमने लेट कर लिया एच। ये जो डिस्टेंस फॉलो किया, कितनी दूर जाके गिरा, इसको आपने नाम दे दिया आर। ठीक है, जब ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है इन बिटवीन, मैंने अभी बोला कि जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल मूव करेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचा तो उसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी, लेट इट बी, वो वेलोसिटी होगी आपके पास v। देखिए अगेन उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आपके पास होगा vx क्योंकि x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होगा आपके पास vy क्योंकि वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमने करना क्या है, हमने कुछ टर्म्स इससे फाइंड करनी है कि जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया कितना टाइम लगा, कितनी दूर जाके गिरा, वो हम करेंगे इसमें। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते, ठीक है, ये पॉइंट इसको लेट कर लिया, सपोज इस पॉइंट को मैंने लेट कर लिया P। इसके अपने कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि ये x और y एक्सिस के बीच में है। सपोज ये कोऑर्डिनेट इसका x है, ये y है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, सबसे पहले इसमें जो फाइंड करना होता है दैट इज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ का मतलब देखने में लग रहा है ये कर्व पाथ है, लेकिन अगर हम इसको, इस पाथ को मैथमेटिकली फाइंड करना चाहें तो कैसे आएगा, उसके लिए आपको दो इक्वेशन यूज करनी है, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। मैं इसमें दो जो इक्वेशन यूज करता हूं वो कांस्टेंट रखूंगा एंड तक, आपने उन इक्वेशंस को बदलना नहीं है। ठीक है, सपोज मैं एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन यूज करता हूं पहले इस तरह से। अच्छा, ये एक्स नॉट जीरो होता है, ये लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं नहीं ले रहा। एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखनी है, यू एक्स इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे इनिशियली मैंने ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे थ्रो किया है तो वो यू ही है। जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस वो जीरो आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने टू डायमेंशन के बीच में नहीं फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका, वो अलग बात है, बाद में वो टू डायमेंशन के बीच में आके गिरा। ठीक है, और जो इसके साथ आपको याद रखना है जो ax है वो जीरो रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस रिमेन कांस्टेंट। और जो आपके पास ay होगी, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, उसको g लेना है। तो बस यहां से वैल्यू पुट कर देनी है, ux u पुट करेंगे, आपके पास ये आ गया t। साथ में y एक्सिस वाली इक्वेशन ले लेते हैं, y एक्सिस वाली इक्वेशन लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपके पास जीरो आना है तो हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। टी की वैल्यू यहां से आएगी, टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू है, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन यू, ये हो जाएगा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जी भी था साथ में हमारे, ये जी था। ठीक है, इस तरह से जी, तो ये हो गया y इक्वल्स टू जी अपॉन टू यू स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू टू यू स्क्वेयर अपॉन जी इंटू हो जाएगा y। दिस इज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू के वाई। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ होती है। इसका मतलब जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकंड जो इसमें आप नहीं जाना है, एक तो आपके पास पाथ हो गया, दूसरा आप इसमें निकालना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग ये होता है कि कितना समय लगेगा उसको नीचे आने में। आप इनमें से अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका लेकिन वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है, तो उसमें जो टाइम लगा उसके लिए आप वाई वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पे अभी जो वैल्यू ली थी बिल्कुल वैसे ले लेना है। y को आपने पुट करना है h, जितनी हाइट से आपने थ्रो किया। यू वाई जीरो है, ये बन जाएगा हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, टोटल टाइम ले लेना, स्मॉल टी को कैपिटल टी, टी स्क्वायर इक्वल टू टू एच अपॉन जी, और टी आपके पास हो जाएगा रूट टू एच अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। थर्ड आपके पास इसमें निकालते हैं, थर्ड जो निकालते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज।
हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। ए एक्स को आपने जीरो ले लेना है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। इसमें एक्स की जगह आप यूज करेंगे आर, मैंने ऊपर लिया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो आर लेना है आपने। आर इक्वल टू यू एक्स को यू ले लिया, कैपिटल टी आएगा टोटल टाइम, क्योंकि टोटल टाइम पूरा टाइम लेना है, यू इंटू रूट टू एच बाई जी, या बन जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। थर्ड जो इसमें निकालना है वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और वो किस तरह से आएगी। ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि जब v रिजल्टेंट वेलोसिटी है डायग्राम में, उसके दो कंपोनेंट है वी एक्स एंड वी वाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो अभी हमने पढ़ा था जब एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो तो उस वेक्टर की वैल्यू इस फॉर्मूला से आती है, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई से आ जाएगी, v की वैल्यू साथ में रूट आ जाएगा। ठीक है। अब वी एक्स और वी वाई की वैल्यू के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स आपके पास जीरो है तो वी एक्स की वैल्यू यू आ जाएगी, यू एक्स को यू पुट कर दिया, और वी वाई लेंगे यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है। यू वाई जीरो था, यू वाई जीरो है ये वाला, ए वाई को जी लेना है, जी इंटू टी, टी इज एनी इंस्टेंट, जिस टाइम पे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, बस ये वैल्यू इसमें आपको कर देनी है पुट, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ये पार्ट हैं कि आपने क्या क्या कैलकुलेशन करना है इसमें और किस किस तरह से करना है, वो आपके पास आ गया सारा। आफ्टर दैट एंगुलर प्रोजेक्शन। अब एंगुलर प्रोजेक्शन में ये होता है कि हम अर्थ के साथ किसी एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में दिया था वैसा एग्जांपल है, लेकिन जो ध्यान में देने वाली बात है वो क्या होगा, जब आपने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, सपोज वो वेलोसिटी थी यू, वो टू डायमेंशन के बीच में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। ठीक है। इस तरह से तो उसके दो कंपोनेंट होने चाहिए। अभी हमने देखा था एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, एक ये कंपोनेंट होगा इसको नाम देंगे यू एक्स का, एक कंपोनेंट ये होगा इसको नाम देंगे हम यू वाई का, और इसकी वैल्यू होगी अभी हमने पढ़ा था यू एक्स यू कोस थीटा होगा और यू वाई कंपोनेंट विल बी यू साइन थीटा। ठीक है। ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये दो कंपोनेंट बनेंगे यू साइन थीटा एंड यू कोस थीटा। ठीक है। जो वैल्यू है आपके पास आ गई है सामने, यू एक्स ये है, यू वाई ये है, और जो आपको चेंज करना है इसमें वो क्या है, अगेन ए एक्स को आपने जीरो लेना है और ए वाई को यहाँ पे थोड़ा चेंज करके माइनस जी लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियली इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो किया है, ग्रेविटी उसमें नेगेटिव आ जाएगी। उसके बाद जो और चीजें लेनी है, जो ये वाला डिस्टेंस अभी हमने लिया था पीछे कैपिटल आर लिया था, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये होता है मैक्सिमम हाइट कितनी गेन की प्रोजेक्टाइल ने। आफ्टर दैट एक और जो पी पॉइंट यहाँ पे लेना है, सपोज उसके कोऑर्डिनेट ले लो, यहाँ पे पी पॉइंट कोऑर्डिनेट है, किसी पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पहुंचा उसके कोऑर्डिनेट है ये एक्स एंड वाई दोनों। आफ्टर दैट हम वेलोसिटी भी लेना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, दिस इज वेलोसिटी v, और इसके अगेन दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे पीछे निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, वैल्यू जरूर बदल जाएंगी। ये होगा सबसे पहले निकाला जाएगा पाथ, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उसके लिए अगेन वैसे ही जैसे पीछे दो इक्वेशन थी वैसे ही यूज करेंगे, पहले एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। आपने यू एक्स को यहाँ पे u cos थीटा ले लेना है, वैल्यू डायग्राम में गिवन है, इनटू टी आ जाएगा, ए एक्स जीरो है कुछ नहीं आएगा, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। हाँ, इसमें सारी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट होगी, ए वाई जो है वो माइनस जी आएगा, पीछे तो यू वाई जीरो ले लिया था इसमें नहीं बनेगा, इसमें यू वाई होगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस के साथ हाफ जी टी स्क्वेयर आ जाएगा। लेकिन वैल्यू किसकी पुट करनी है यहाँ पे देखें, टी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी यू कोस थीटा, यहाँ से उसको इधर आपने पुट कर देना, तो y इक्वल्स टू दिस इज यू साइन थीटा, साथ में टी की वैल्यू आ गई x अपॉन यू कोस थीटा। ठीक है। माइनस जी, और टी की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी और साथ में उसका आ जाएगा स्क्वेयर।
ठीक है, कि जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर दें, यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू x टेंजेंट थीटा हो जाएगा माइनस g साथ में x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखें, अगर मैं इस टर्म को कुछ इस तरह से लिखूं y इक्वल टू टेन थीटा ब्रैकेट में माइनस एक्स, ठीक है, g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में लिखे x स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर की पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी, लाइक y इक्वल्स टू के एक्स माइनस के डैश एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में। तो ये भी एक पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन बनती है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करेगा वो पैराबोलिक होगा। आपके पास ना प्रूव करना आ जाता है क्वेश्चन में, शो दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो आप इसको ड्राइव करके वहां पे दिखाएंगे। अगेन आपको बाद में वैसी ही टर्म्स निकालनी है जैसे आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में निकाली थी। कौन कौन सी टर्म्स निकाली थी? हमारे पास आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में आप यूज करेंगे वाई एक्सिस वाली इक्वेशन, पहले भी यही यूज की थी, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, वाई जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टोटल टाइम, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, ये मतलब ये हुआ कि उसकी अलोंग वाई एक्सिस जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगी। यू की जगह पुट कर देना है यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ दिस इज जी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, इसको प्लस इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा u साइन थीटा साथ में कैपिटल टी है, तो जो कैपिटल टी है एक कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल बनेगा मेरे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपके पास बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, यही चीजें रहेंगी। मैक्सिमम हाइट ले लेते हैं सबसे पहले। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट है उसके लिए अगेन आप y एक्सिस वाली इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, हाँ जो वैल्यूज इसमें आपने लेनी है, देखो y जो है वो h आएगा, ठीक है, यू वाई यू साइन थीटा ही बनेगा, लेकिन स्मॉल t आएगा क्या? स्मॉल t ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम हाइट तक ये हाफ टाइम होगा टोटल का, तो ये बन जाएगा u साइन थीटा। ठीक है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी ये बनेगा, इसको पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, और यहां पे भी u साइन थीटा अपॉन जी और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा h इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, एक जी से एक जी कैंसल, तो ये कुछ इस तरह से बना यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2g आएगा, सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये बन जाएगी मैक्सिमम हाइट। और थर्ड, अब आपके पास आ जाती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। वैसे ये फोर्थ पार्ट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्म में तीसरा आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज है तो आप एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन यूज करेंगे, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स तो जीरो आ जाना है, तो x u cos थीटा इंटू कैपिटल टी। हॉरिजॉन्टल रेंज है तो x को आप r पुट कर सकते हैं, u cos थीटा इंटू टी कैपिटल टी, टोटल टाइम है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहां से ना ये एक आइडेंटिटी लगेगी बेटा, इसके अंदर u स्क्वायर हो जाएगा और 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा अपॉन जी बनेगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो तो कैसे हो सकती है? आपने किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया, कितने एंगल पे वो जाए कि उसकी मैक्सिमम जाएगी? तो अगर आप थीटा को यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देते हैं, थीटा 45 डिग्री, तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 बनेगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो बनेगी यू स्क्वायर अपॉन जी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, जहां पे साइन 2 थीटा को आप 1 पुट कर सकते हैं। साइन 2 थीटा जो है वो 1 बनेगा, साइन 90 1 बन गया, ये 1 बन गया।
ठीक है। आफ्टर दैट ये आपके पास, हाँ, इसमें आ जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, उसके लिए फॉर्मूला यही था आपके पास जो पीछे था, वी स्क्वेयर एक्स वी स्क्वेयर वाई, वी एक्स की वैल्यू यू एक्स प्लस ए एक्स टी से आनी है, तो वी एक्स बन जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। वी वाई की वैल्यू आपके पास आनी है यू वाई प्लस ए वाई टी से, तो वी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। वी एक्स हो जाएगा यू स्क्वेयर ओ स्क्वेयर थीटा, वी वाई हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके ओपन करके सॉल्व करेंगे, कुछ को कॉमन लेंगे तो आपके पास ये बनेगा यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस, चलो इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दो, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है। ये हो जाएगा v की वैल्यू, तो v की वैल्यू जब यहाँ पे आप लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कॉमन आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस सारी ऐसी आ जाएगी जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी, ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो अगेन टू डायमेंशन का एक एग्जांपल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे ध्यान देना आपने, स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जो वेलोसिटी है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एट एनी डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चेंज हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब स्पीड की डायरेक्शन बदलती है बट मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, बट द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सपोज इसका रेडियस आर है, तो उसको मूव करने के लिए फोर्स चाहिए होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसके साथ क्या टर्म्स रिलेटेड होती हैं वो आपने पढ़ना है, वो देखना है। अब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है सपोज, है ना, इस तरह से मोशन में, ऐसे जा रहा है इस तरह से मोशन में, तो उसका अलग अलग एंगल है अलग अलग जगह पे, यहाँ पे उसका एंगल अलग है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे पहुंचेगा उसका एंगल अलग हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन के साथ उसके एंगल बदलेंगे। तो ये जो होता है एंगल का बदलना, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपल एंगल से डिनोट होती है और इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस ये एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जैसे कोई ये सर्कुलर पाथ है ना, हम उसका कोई एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं इसको, इस डायग्राम से ही, ये थीटा वन हमारे पास हो गया, यहाँ से ये आर्क होगी, ठीक है, ये वाली आर्क है इस तरह से। इसका पर हम कोई डिस्टेंस है, सपोज इसको मैंने डेल्टा एस नाम दे दिया, आर्क है। रेडियस सपोज इसका आर है, मैंने आर्क ले लिया, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस या डीएस, डीएस ले लेते हैं इसको, डीएस डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, स्मॉल एंगल आप इसको डी थीटा भी ले सकते हैं। तो एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन होता है, ये आपने याद रखना, यूज होता है, ठीक है। तो एक हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे चलेंगे तो वेलोसिटी भी आएगी और एक्सेलरेशन भी आएगी। उसके बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको नोट करते हैं ओमेगा से। ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहां से जो इसका ऐसा यूनिट बनता है वो बनता है रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा। अब इसका रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ, वो रिलेशन होता है आपके पास v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये आपको याद रखना है। v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। उसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से एक रिलेशन और बन जाता है ए इक्वल्स टू आर अल्फा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन के साथ जो रिलेशन बनता है वो इस तरह से बन जाएगा, ए सिंपल यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये वर्ड है यहाँ पे बेटा, ये आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, ये सेंट्रीपिटल वेलोसिटी नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था तो उसको मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत है होती है, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जहां पे जो एक्सेलरेशन होगी उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है।
तो इस तरह का आपके पास सपोज एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ इस ऑब्जेक्ट का रेडियस है r, मूव करते करते ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे आ गया, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, उसको मैंने ds नाम दे दिया, ठीक है। ये उसकी रेडियस हो गया। यहाँ पे कोई एंगल हुआ यहाँ पे, लेट इट बी डी थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये p हो गया, ये सपोज क्यू हो गया। p पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, p पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, लेट इट बी p पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और यहाँ पे q पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको नाम दे दिया v1, यहाँ पे वेलोसिटी है उसको नाम दे दिया v2, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आगे चले डी थीटा निकालें, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये बन जाता है आपके पास ds अपॉन dr, सॉरी ds अपॉन r हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, लेकिन इस P पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट था तो उसकी वेलोसिटी v1 है, जब Q पॉइंट पे चला गया उसकी वेलोसिटी v2 होगी। तो इन वेलोसिटी के बीच में भी कोई एंगल होना चाहिए, जैसे इनकी पोजीशन के बीच में एंगल है वैसे इन पोजीशंस पे जो वेलोसिटी है उसके बीच में भी कोई एंगल होगा। तो हम एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं, सपोज ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी मेरे पास v1 और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दूसरी वेलोसिटी होगी, इसको मैंने नाम दे दिया v2। Now this can be represent change in velocity. This is change in velocity और इसको मैं नाम दूंगा dv या डेल्टा v, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको सपोज मैंने नाम दे दिया dv। अब इन दोनों के बीच में भी सेम एंगल होगा जो इधर है, इनकी जो पोजीशन के बीच में एंगल है वही इन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है उसके बीच में एंगल होगा। तो यहाँ पे फिर से यही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डी थीटा इक्वल टू dv, यहाँ पे 1 आना था बेटा v1, dv अपॉन आपके पास v1 और v2 का कोई सी का मैग्नीट्यूड ले लो आप, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहना है, डायरेक्शन बदलनी है, मैग्नीट्यूड सेम रहना है, ठीक है। चाहो तो आप पहले वेक्टर की फॉर्म में ले लेते हैं, फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। ऊपर मैग्नीट्यूड आ जाएगा dv, नीचे आ जाएगा मेरे पास v। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास v है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से हमारे पास मूव कर रहा था। तो अब ये दो आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई, एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनी और एक पोजीशन ट्रायंगल बनी, जहां पे उनकी पोजीशन थी OP एंड OQ लाइन, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल पुट कर दें आप, तो आपके पास ये हो गया ds अपॉन r, इधर हो गया dv अपॉन v। इनमें आप डिफरेंशिएशन करें, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करें, ds अपॉन dt आएगा, 1/v dv अपॉन dt आएगा, जो चेंज हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ds by dt इज वेलोसिटी, v by r, इधर v by r, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो जब यहाँ से आप a निकालेंगे, ये v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ, v स्क्वायर अपॉन r हो गया, एंड दिस इज अवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक, हमने मोशन इन ए प्लेन किया है, इसके अंदर जितनी भी डिफरेंट तरह की डेरिवेशंस आती हैं और जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो सारी की सारी हमने आज इसमें कवर की है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।